हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल पिसेप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ सीजीएसटी एक्ट का शेड्यूल 1 को डिस्कस करूंगी। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं, जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मुझे मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है, अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज या दोनों का किसी भी फॉर्म में सप्लाई कर दिया हो या करने के लिए एग्री किए हो, ये सब कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। कंसिडरेशन चाहे तो इन टर्म्स ऑफ काइंड भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, तब जाकर इसे सप्लाई कहा जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज भी कहता है, कंसिडरेशन देके अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिया जाता है उसे सप्लाई कहा जाएगा, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्लॉज भी सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी लगता है और कस्टम अथॉरिटी ही उस पे जीएसटी लगाते हैं। पर्सनल यूज के लिए कंसिडरेशन देके जो सर्विसेज इंपोर्ट किया जाता है यानी आउटसाइड इंडिया से लिया जाता है, कुछ सर्विसेज को छोड़कर बाकी सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। OIDR सर्विसेज दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, चाहे आप उसे पर्सनल यूज कीजिए या बिजनेस के लिए यूज कीजिए। जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई हो गया, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। हम जब इसके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम 18% जीएसटी भी देते हैं। क्लॉज ए और क्लॉज बी कहता है सप्लाई के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन क्लॉज सी कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन से भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज हैं जिसे भी सप्लाई में इंक्लूड किया गया है। वो क्या सब एक्टिविटीज है उसे शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया गया है। चलिए शेड्यूल 1 को डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 1 का हेडिंग है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसे एक्टिविटीज जो बगैर कंसिडरेशन से भी किया जाए तो भी उसे सप्लाई के जैसे ट्रीट किया जाएगा। इसमें टोटल 4 पाराज हैं। पहला पारा कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। ये कहता है जो बिजनेस एसेट्स के ऊपर आप आईटीसी अवेल कर चुके हैं, उस एसेट्स को अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज करते हैं उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे उसके लिए आप कंसिडरेशन ना लिए हों। यानी अगर आपने किसी को फ्री में भी उस बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया तब भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक मोबाइल फोन का शोरूम है। शोरूम के लिए आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था। उस पर आपने 18% रेट से जीएसटी देके 18,000 रुपए जीएसटी दे दिया था। यानी आपने टोटल 1,18,000 रुपए दिया था। ये आपका कैपिटल गुड्स है। आपने इस खरीदने के समय पे जीएसटी क्लेम कर दिया था, यानी आपने 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर दिया था। इसके बाद आप 3 लाख का मोबाइल फोन्स बेचते हैं। आप इस पे 18% रेट के हिसाब से आपको 54,000 जीएसटी देना पड़ेगा। फर्नीचर के ऊपर आपने जो 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया था वो ऑलरेडी आपके पास है। यानी इस 18,000 रुपए के आईटीसी को 54,000 रुपए से एडजस्ट करने के बाद आपको टोटल 36,000 रुपए देना होगा। कुछ दिनों के बाद अगर आप अपने कैपिटल गुड्स यानी उस फर्नीचर को परमानेंटली किसी को फ्री में भी दे देते हैं तो भी आपको उसके लिए उस पे जीएसटी देना होगा, भले ही आपने उसके लिए कुछ कंसीडरेशन ना लिया हो। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ये वैल्यूएशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जब मैं डिस्कस करूंगी तब कहूंगी। अब पारा 2 को चलते हैं। ये कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25
when made in the course or furtherance of business। ये कहता है रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों का बिजनेस के लिए किया जाता है, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन से भी किया जाए, तब भी उसे सप्लाई के जैसे ट्रीट किया जाएगा। रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। CGST एक्ट का सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन कहता है पर्सन्स को रिलेटेड पर्सन्स तब माना जाएगा अगर वो एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिशियल या डायरेक्टर्स होंगे या पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन्स कहा जाता है। या फिर अगर आपकी कंपनी के 25% शेयर्स किसी के पास है और मेरी कंपनी के भी 25% से ज्यादा शेयर्स उसी के पास है, यानी हम दोनों का शेयर्स उसी पर्सन के पास है, अब आप और मैं रिलेटेड पर्सन्स हो गए। फिर कहता है एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तो भी वो एक दूसरे के रिलेटेड बन जाएंगे, या कोई थर्ड पर्सन दोनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तब भी उसे रिलेटेड पर्सन्स कहा जाएगा। या दो व्यक्ति किसी तीसरे को कंट्रोल करते हैं या वो सेम फैमिली के मेंबर्स होंगे तो इन्हें भी रिलेटेड पर्सन्स कहा जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं? सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 5 डिस्टिंक्ट पर्सन्स की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति एक स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट में GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं, हर रजिस्ट्रेशन के लिए उस व्यक्ति को डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा। या एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेते हैं और दूसरी स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो भी उन दोनों के बीच में जो सप्लाई होगी वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में हो रहा है ऐसा माना जाएगा। पारा 2 को फिर से कहती हूँ, ये कहता है बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर विदाउट कंसिडरेशन से भी किया जाता है, फिर भी उसे सप्लाई के जैसे ट्रीट किया जाएगा। रिलेटेड पर्सन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये कहता है अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए के वैल्यू तक कोई गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई के जैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर इसे सप्लाई के जैसे ट्रीट किया जाएगा। अब थर्ड पारा को चलते हैं। ये कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट undertakes to receive such goods on behalf of the principal। थर्ड पारा कहता है विदाउट कंसिडरेशन से भी सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई के जैसे ट्रीट किया जाएगा, जहां पर दो पर्सन्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स एक राइटर है, वो अपने कुछ बुक्स वाई को बेचने के लिए देता है और वाई उस बुक्स को बेच देता है और वो इनवॉइस अपने नाम से ही रेज करता है। यहाँ पे इसे सप्लाई कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक्स ने जो बुक्स वाई को दी है उस पर GST लगेगा। यहाँ पे सिर्फ गुड्स को शामिल किया गया है, सर्विसेज को नहीं। अब पारा 4 के चलते हैं। ये कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन or from any of his other establishments outside India in the course or furtherance of business। ये कहता है विदाउट कंसिडरेशन के अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से लेते हैं या अपने ही कोई ब्रांच से जो कि आउटसाइड इंडिया है उससे लेते हैं तो उसे सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी उस सप्लाई के ऊपर GST लगेगा। शेड्यूल 1 का पारा 4 भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कह रहा है और सबसेक्शन 1 क्लॉज बी भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कह रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लॉज बी में कंसिडरेशन था, लेकिन पारा 4 में विदाउट कंसिडरेशन से भी सप्लाई हो रहा है। पारा 4 में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बिजनेस के पर्पज के लिए लिया जाता है, लेकिन सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज चाहे वो बिजनेस के लिए लिया जाता है या पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पारा 4 का एक्सेप्शन है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर रिलेटेड पर्सन से लिया जाता है
या अपना ही कोई बिजनेस जो कि आउटसाइड इंडिया में है वहाँ से लिया जाता है, तब जाकर उसे सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स का एक लीगल फर्म यूएसए में है और एक उड़ीसा में है। वो अपने बिजनेस के लिए लीगल असिस्टेंट यूएसए से ले रहा है, इसे यहाँ सप्लाई कहा जाएगा। अगर वो खुद के लिए कोई लीगल असिस्टेंट ले रहा है तो फिर इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो फिर इसे सप्लाई कहा जाएगा। ये था शेड्यूल 1 का 4 पार्ट। आज मैं आपके साथ पूरे शेड्यूल 1 को डिस्कस की। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।